वित्तीय संसाधनों की कमी, तकनीकी और अनुसंधान की समस्या की समस्याएं, राजनीतिक इच्छा शक्ति और क्षेत्रीय सहयोग का अभाव है। साथ ही मैंने ये भी पाया कि यदि हम स्थानीय ज्ञान, नवाचार, प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन और क्षेत्रीय सहयोग को सशक्त करें तो इस संकट से लड़ना संभव हो सकता है। अंततः मैं यही कहना चाहूंगी कि जलवायु परिवर्तन अब केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, बल्कि इससे मानवता का अस्तित्व भी संकट में है। हमें मिलकर नीति, विज्ञान और सामाजिक चेतना के माध्यम से एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य की ओर कदम बढ़ाना होगा। थैंक यू। धन्यवाद। प्रस्तुति शोधपत्र वाचन के अगले क्रम में मैं विभाग के शोधार्थी पृथ्वी सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। थैंक यू हर्ष सर। तो मेरा नाम पृथ्वी सिंह है और मैं एक शोध छात्र हूं और मैं अभी प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा सर के अंडर में मैं रिसर्च कर रहा हूं। जो मेरा आज का विषय है, शोध पत्र का जो विषय है मेरे, वो इंडियन सिनेमा एज अ टूल ऑफ सॉफ्ट पावर, एग्जामिनिंग इट्स रिसेप्शन एंड इम्पैक्ट ऑन इंटरस्टेट रिलेशंस इन साउथ एशिया। तो बेसिकली मैंने इस पेपर में ये बताने का प्रयास किया है कि जो सिनेमा है वो किस तरीके से एक सॉफ्ट पावर का काम करता है, वो किस तरीके से किसी देश के लिए एक टूल के तौर पे इस्तेमाल, फॉरेन पॉलिसी के टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरीके से ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है और किस तरीके से ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। इस सारी चीज़ों का मैं अपने रिसर्च पेपर में मैंने मेंशन किया है। सबसे पहले जान लेते हैं कि सॉफ्ट पावर क्या होता है। तो सॉफ्ट पावर टर्म को कॉइन किया था जोसेफ ने और उन्होंने ये बताया था कि सॉफ्ट पावर जो होता है वो किसी भी उन्होंने इस तरीके से डिस्क्राइब किया था कि कंट्रीज एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स बाय अट्रैक्टिंग एंड परसुएडिंग अदर्स रादर देन यूजिंग फोर्स और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि सॉफ्ट पावर हार्ड पावर का कभी भी को रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन वो उसके जितना इम्पैक्ट भी डाल सकता है। इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि जो सिनेमा और कल्चरल डिप्लोमेसी होती है वो आपस में इस तरीके से बहुत लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स इसका रिलेशन है। जब हम देखते हैं कि आइडियाज, इंफॉर्मेशन, आर्ट और कल्चरल एलिमेंट्स, इन सबका जो एक्सचेंज होता है वो कल्चरल डिप्लोमेसी कहलाती है। और ये जब हम इसको नेशनल लेवल पे अपने किसी हम कह सकते हैं कि जब हम अपने मीडिया के थ्रू या फिर सिनेमा के थ्रू हम अपने कल्चर को और हम अपनी आइडेंटिटी को या हमने फेस्टिवल्स को हम शो करते हैं, तो उसका इन्फ्लुएंस आस पड़ोस के राष्ट्रों में भी पड़ता है। और हम जब देखेंगे कि साउथ एशिया बहुत ही समझ सकते हैं कि एक जैसा सिमिलर आइडेंटिटी, सिमिलर कल्चर और बहुत सारी चीजें, समानताएं आपको साउथ एशिया में देखने को मिलेंगी। हिंदी बहुत ही वाइडली बोली जाती है और जब हम देखेंगे वेस्ट बंगाल की तरफ जाएंगे तो बंगाली वो बांग्लादेश में भी बोली जाती है और उस तरीके से इन्फ्लुएंस भी करती है। अगर हम बात करें भोजपुरी की, तो भोजपुरी का जो उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र है वो नेपाल से भी लिंक होता है, तो नेपाल में भी भोजपुरी वाइडली समझी और सुनी जा सकती है। आप जब देखेंगे कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज जो है वो किस तरीके से कल्चरल इन्फ्लुएंस डाल रही है, तो भोजपुरी, तेलुगु, तमिल, बंगाली, मराठी और हिंदी, ये सारे रीजनल इंडस्ट्रीज जो हिंदी
एक कॉमर्शियल सिनेमा है, बट जो रीजनल इंडस्ट्रीज हैं उनका भी उभार देखने को मिला है आज के समय में। खास तौर पे जब OTT प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं तो हम इसको इजीली एक्सेस कर पाते हैं और इजीली हम रीजनल सिनेमा को भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं कि जो इंडिया के जो फिल्म्स हैं, जैसे खास तौर पे बॉलीवुड के, वो साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और इवन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप के पार्ट्स को भी प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आप देखेंगे कि आमिर खान की जो फिल्म थी 3 इडियट्स और जो दंगल था, ये सारे चाइना में इंडिया से ज्यादा इन्होंने अर्न किया था। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से फिल्म जो है वो आपके देश की इकोनॉमी को भी बूस्ट कर सकती है। अगर हम देखें अभी रिसेंटली जो ट्रेंड में आप देख रहे होंगे कि टिकटॉक तो हालांकि इंडिया में बैन है, लेकिन वर्ल्ड वाइड एक सॉन्ग ट्रेंडिंग में आया था, जा रे पवन। जा रे पवन खास तौर पे चाइना में और पूरे वर्ल्ड वाइड आपको देखने को मिलेगा कि उसका इन्फ्लुएंस, यानी बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस पूरे वैश्विक स्तर पर आपको देखने को मिला है। साथ ही में हम किस तरीके से इसको सोशल इश्यूज को, एंटरटेनमेंट के लिए तो यूज हो ही रहा है, लेकिन सोशल इश्यूज को भी हम दिखाने के लिए या फिर वाइडली उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए, टैकल करने के लिए भी हम सिनेमा का यूज करते हैं। जैसे हम मूवीज में, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि जो सिनेमा होता है वो समाज का ही एक आईना होता है और इसमें पॉवर्टी यानी गरीबी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी और LGBTQ+ के राइट्स को भी आप आज के सिनेमा में देखने को देख सकते हैं। और इससे क्या फायदा है? हम इससे, हमारे समाज पे ये फायदा होता है कि हमें बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन हम जब उस चीज को देखते हैं और फील कर पाते हैं, सिनेमा का बहुत अच्छा फायदा ये है कि हम उसको महसूस कर पाते हैं, इमोशंस को फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, तो उसकी एक अलग समझ विकसित होती है। तो इन सारी चीजों से टैकल करने में भी ये हमारे लिए लाभदायक है। साथ में ये इंडिया के सॉफ्ट पावर को भी स्ट्रेंथन कर रहा है। भारत सरकार ने भी फिल्म इंडस्ट्री के पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज किया है और भारत सरकार भी मानती है कि सिनेमा एक सॉफ्ट पावर के टूल के तौर पे यूज किया जा सकता है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने भी ये एक्नॉलेज किया था कि जो इंडिया का ग्लोबल इमेज है वो बॉलीवुड की वजह से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। साथ ही में अगर हम आगे देखते हैं तो मैंने कुछ एक एनालिसिस किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब कंट्री वाइज जो साउथ एशिया में कंट्रीज हैं, जो नेशंस हैं, जैसे कि पाकिस्तान में इंडियन सिनेमा का पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा है, लेकिन बैन्स आपको देखने को मिलेंगे। हालिया के दौर में 2019 से आपको बहुत ज्यादा बैन्स देखने को मिलेंगे, मूवीज को बैन कर दी जाती है। उसके कई कारण हैं। पहली बात कि एंटी पाकिस्तानी नैरेटिव, इंडियन सिनेमा में आप देखेंगे कि वाइडली एंटी पाकिस्तानी नैरेटिव डाला जाता है जो यहाँ की ऑडियंस को पसंद है और मूवीज चलती भी है। आप देखेंगे पठान, जवान और इस तरीके की एक स्टीरियोटिपिकल इमेज हमारे आस पड़ोस के देशों की बनाई जाती है, जो कि हमारे सॉफ्ट पावर के लिए या हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि नेगेटिव सेटबैक मिल सकता है उसकी वजह से। बांग्लादेश में अगर हम देखेंगे कि इंडियन सिनेमा वाइडली पॉपुलर है, लेकिन कोई भी मतलब बैन जो है वो इस समय में देखने को मिलते हैं। जो वहाँ की वर्तमान राजनीतिक स्थिति है उसमें हम देख सकते हैं कि उसकी वजह से
बैन आपको देखने को मिलेगा। पठान के रिलीज को भी बांग्लादेश में बैन किया गया था। और इसी तरीके से नेपाल में जब आप देखेंगे तो नेपाल में वाइडली बॉलीवुड, भोजपुरी और साउथ इंडियन के एक्शन फिल्म्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। आप जब जाएंगे नेपाल में घूमने के लिए तो वहाँ पे आपको भोजपुरी बोलने वाले, भोजपुरी स्पीकिंग लोग मिल जाएंगे। वहाँ पे इंग्लिश से ज़्यादा भोजपुरी समझते हैं एंड भोजपुरी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी क्लब्स या फिर किसी भी ऐसे पब्लिक प्लेस पे जाएंगे, वहाँ पे आपको इंडियन सॉन्ग्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स स्पेशली 90s के एंड अर्ली 2000s के आपको सुनने को मिलेंगे। बहुत ही यूथ्स में स्पेशली बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। साथ में अगर हम श्रीलंका के बारे में बात करें तो साउथ इंडियन फिल्म्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें वहाँ पे कोई भी बैन नहीं है और कल्चरल एक्सचेंज बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तमिल्स का और सिंघल और तमिल कम्युनिटीज़ का बहुत ही अच्छा कल्चरल इन्फ्लुएंस है सिनेमा पे और डीप कल्चरल कनेक्शन देखने को मिलता है। भूटान में हाई इन्फ्लुएंस शुरुआती दौर में सिनेमा का हाई इन्फ्लुएंस रहा है, लेकिन अभी जो है इंडियन सिनेमा का जो इन्फ्लुएंस है वो डिक्लाइन हुआ है। साथ में हम देखेंगे कि भूटान में लोकल सिनेमा जिसको जोंगखा सिनेमा कहते हैं वो बुद्धिस्ट थीम्स के इन्फ्लुएंस के साथ ब्लेंड हो गया है और उसी का राइज हो रहा है। अब हम देखेंगे मालदीव्स में, ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये एनालिसिस है जो मैंने अपने रिसर्च पेपर में लिखा है। आप उसको पढ़ भी सकते हैं, जो पुस्तक छपी है उसमें इंग्लिश में अवेलेबल है। अगर हम बात करें कंक्लूजन्स की, तो कंक्लूजन में जो मेरा एनालिसिस है वो क्या कहता है। पहली बात कि जो स्टीरियोटिपिकल इमेज बनाई जाती है अक्सर और जो नेगेटिव पोर्ट्रेयल होता है पड़ोसी देशों का, वो नहीं होना चाहिए। इससे हमारी फॉरेन पॉलिसी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अफेक्ट होती है। दूसरी चीज ये है कि कोलैबोरेशन होनी चाहिए फिल्म मेकर्स के साथ और आर्टिस्ट के साथ। तीसरा पॉइंट है रीजनल फिल्म्स और कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा देना चाहिए। और साथ ही में आपने देखा होगा कि पायरेसी की प्रॉब्लम इस समय बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो पायरेसी और कंटेंट रेगुलेशन पे हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे सोशल मीडिया वेबसाइट हैं जो मूवीज आज रिलीज होती है और कल उसको वो प्रोवाइड कर देते हैं और बहुत ही अच्छे क्वालिटी में, अच्छे प्रिंट में आपको अवेलेबल हो जाता है। तो ये एक तरीके से कंटेंट की पायरेसी है और ये बहुत बड़ा जाल है जो साइबर थ्रेट को कह सकते हैं, साइबर थ्रेट है ये हमारे नेशन के लिए, आपके डेटा प्राइवेसी के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे बचने की जरूरत है। और फाइनली, by being mindful of cultural sensitivities and actively promoting positive and inclusive narrative, India can use the significant soft power potential of its cinema to foster stronger and more cordial interstate relations within South Asia. Thank you. थैंक यू पृथ्वी। अब अगले क्रम में विभाग की शोधार्थी शिवांगी दुबे जी को आमंत्रित करता हूं। दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के द्वितीय तकनीकी सेशन में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। मैं शिवांगी दुबे, शोधार्थी रक्षा अध्ययन विभाग, डीडीओ गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर। आज मैं आप सभी के समक्ष पड़ोसी प्रथम नीति का भारत के क्षेत्रीय संबंधों पर प्रभाव और भविष्य विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
इससे पहले पड़ोसी प्रथम नीति पर आज के प्रमुख वक्ता एवं शोधार्थियों के द्वारा इस विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया गया है। चूंकि पिछले वक्ताओं द्वारा इस विषय पर सारगामित विश्लेषण कर दिया गया है, अतः मैं पड़ोसी प्रथम नीति के आधारभूत उद्देश्यों, खास सिद्धांतों, चुनौतियों एवं इस नीति के भविष्य पर अपना विचार रखने का प्रयास करूंगी। आज हम भारत की एक अहम विदेशी नीति पर बात करने वाले हैं, पड़ोसी प्रथम नीति। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, लेकिन 2014 के बाद ये सरकार की विदेशी नीति का एक मुख्य स्तंभ बन गई है। इसके मकसद या उद्देश्य की बात करें तो हम नाम से ही साफ पता चलता है, अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करना। आज मेरे पास जो स्रोत हैं वो इस नीति का विश्लेषण करते हैं, तो हम देखेंगे ये कागजों से निकलकर जमीन पर आखिर कितनी उतरी है। ये स्रोत बताते हैं ये नीति कुछ खास सिद्धांतों पर टिकी हुई है। संवाद, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन, ऐसे काम करना जिसका नतीजा दिखे, अर्थात परिणाम उन्मुख हो। एक और दिलचस्प सिद्धांत है गैर पारस्परिकता। इसका मतलब है भारत जब मदद करेगा हमेशा ये उम्मीद नहीं करेगा बदले में कि तुरंत कुछ मिले। इसका उद्देश्य अच्छे रिश्ते बनाने पर होगा। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कहा जाता है 5 स्तंभों पर टिकी हुई है, जिसे हम 5S से जानते हैं: सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि और संस्कृति। लेकिन इस स्रोतों में एक और बात उभर कर आती है, वो है रणनीतिक पहलू, चीन का एंगल। दक्षिण एशिया में चीन का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, तो एक मकसद ये भी है भारत इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को बनाए रखे और उसे संतुलित रखे। ये हुई नीति की बातें। अब आते हैं असलियत पर, जमीन पर क्या हुआ है और इसका क्या असर दिखा है। हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के चरण की बातें करें तो 2014 से 2016 के प्राथमिक चरण में पड़ोसी देशों को डिप्लोमेटिक प्राथमिकता दी। वर्तमान प्रधानमंत्री के पहले कदम में सार्क नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया था। द्विपक्षीय यात्राओं का दौर शुरू हुआ था। भारत ने सबसे पहले पड़ोसी का संदेश स्पष्ट किया था। 2016 से 2019 में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया था। BBIN, मोटर वाहन समझौते जैसे प्रोजेक्ट सामने आए। भारत बांग्लादेश सीमा समझौते को लागू किया गया। 2019 से 2021 के दौर में चीन की बढ़ती घुसपैठ और डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी के जवाब में भारत ने पड़ोसी देशों में रणनीतिक निवेश और सहयोग कार्यक्रमों को बढ़ाया। कोविड-19 के दौर में वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत वैक्सीन सप्लाई ने विश्वसनीय मित्र की छवि बनाई। 2021 से वर्तमान के दौर में भारत अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड पॉलिसी को साथ जोड़कर देखता है। रोजगार, शिक्षा, जलवायु और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है। मिलिट्री कॉपरेशन, सांस्कृतिक आदान प्रदान एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ये चरण भारत की विदेश नीति में निरंतरता, अनुकूलनशीलता और नेतृत्व की भावना को दर्शाते हैं। इसके साथ जब हम चुनौतियों को देखेंगे, भारत को एक बड़े भाई की छवि के रूप में देखा जाता है। ये हमेशा से ही एक मुद्दा रहा है। पड़ोसियों के मन में कहीं ना कहीं एक शंका ही रहती है। फिर कई प्रोजेक्ट शुरू तो होते हैं, पर पूरे होने में अधिक अवधि लगती है, जिससे निराशा बढ़ती है। इसी बीच चीन जैसी ताकतें तेजी से काम करके अपनी जगह बना लेते हैं। ये भी एक बड़ी सच्चाई है। अब हम ठोस सफलताओं का जिक्र करें तो हम क्या गिना सकते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण शायद बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद का निपटारा है, जो दशकों से लटका था। भूमि एवं समुद्री दोनों, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जब श्रीलंका में आर्थिक संकट आया तो भारत सबसे पहले मदद लेकर पहुंचा। मालदीव में भी जब मुश्किल आई, भारत ने मदद की। भूटान के साथ हमारे रिश्ते हमेशा से खास रहे हैं। इन सब के बावजूद जब भारत कोई सलाह देता है तो उसे एक दखल अंदाजी के रूप में देखा जाता है, उसी बड़े भाई की छवि के कारण। प्रोजेक्ट में देरी होती है
तो सार्क पर असर पड़ता है और चीन का विकल्प तो मौजूद ही है उनके पास। हाल फिलहाल के उदाहरण में देखें तो नेपाल के साथ काला पानी सीमा विवाद है, जिन्होंने रिश्तों में तनाव लाया है। श्रीलंका के साथ मछुआरों का मुद्दा है, जो बार बार उठता है। मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चला था, जो दिखाता है जमीनी स्तर पर दिक्कतें अभी भी मौजूद हैं। बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति का असर भारत के साथ रिश्तों पर पड़ रहा है, तो ये सभी चीजें रिश्ते को और अधिक पेचीदा बनाती हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बातें करें तो हालात और भी मुश्किल है। पाकिस्तान के साथ तो इस नीति का असर लगभग ना के बराबर है। वजह वही पुरानी है, आतंकवाद, भरोसा बिल्कुल भी नहीं, व्यापार बंद, और अब अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद पूरी तस्वीर ही बदल गई है। भारत मानवीय मदद तो भेज रहा है, लेकिन राजनीतिक रिश्ते या सुरक्षा चिंताएं वो अलग ही लेवल पर चली गई हैं। म्यांमार का भी जिक्र कम होता है। 2021 के तख्तापलट के बाद भारत के लिए स्थिति नाजुक है। एक तरफ लोकतंत्र सामर्थ्य है, दूसरी तरफ सैन्य शासन। भारत कोशिश कर रहा है संतुलन बनाने की, लेकिन इसका असर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर भी दिख रहा है, जैसे कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट्स। सुझाव और भविष्य में हमारा संबंध पड़ोसी देशों के साथ कैसा रहेगा, इसके लिए कुछ प्रमुख बिंदु पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें हम सबसे पहले आते हैं पड़ोसियों के साथ हमें और भी संवेदनशीलता के साथ पेश आने की आवश्यकता है। अंदरूनी राजनीति में हस्तक्षेप करने से हमें बचना चाहिए। मालदीव एंड बांग्लादेश के साथ पूर्व घटित घटनाओं से हम ये सीख ले सकते हैं। प्रोजेक्ट हैं, उन्हें हमें समय से पूरा करना चाहिए, जिससे हमारे और उनके बीच एक भरोसा स्थापित हो सके। पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट, राजनयिक और राजनीतिक संवाद के साथ साथ लोगों से लोगों का संपर्क होना भी आवश्यक है, क्योंकि फिर वही है, अगर हम बात नहीं करेंगे तो बात बनेगी कैसे। सीमा संबंधित गंभीर मुद्दों का निवारण जल्द से जल्द करना चाहिए। तिस्ता नदी विवाद, काला पानी, लिपू लेक, कच्चा टीलो, इन सभी विवादों से निवारण जल्द से जल्द आवश्यक है। क्षेत्रीय सहयोग संगठनों पर ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है, जिससे चीन इनमें अपना हस्तक्षेप करके इसका लाभ ना उठा सके। जिस तरीके से निरंतर तौर पर भारत आपदाओं का सामना करता है, उसी प्रकार से हमारे पड़ोसी देशों पर भी इसका असर पड़ता है। भारत के पास आपदा प्रबंधन के रूप में एनडीआरएफ तथा आपदा प्रबंधन एक्ट उपलब्ध है, लेकिन जब हम पड़ोसियों से तुलना करते हैं, पड़ोसी देश आपदा प्रबंधन तंत्र में काफी पीछे नजर आते हैं। पड़ोसी देशों में डिजास्टर डिप्लोमेसी के माध्यम से अपने पक्ष में भारत इसे कर सकता है। भारत द्वारा पड़ोसी देशों में विश्वास पुनर्बहाली जैसे रणनीति को मजबूत करने की आवश्यकता है, जिसका वर्तमान उदाहरण इंडिया आउट कैंपेन के बाद भारत मालदीव संबंधों में 60 वर्ष पूरे होने पर वर्तमान प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया। प्रथम पड़ोसी नीति की सकारात्मकता को दर्शाता है। अब मैं अपने वक्तव्य को विराम देते हुए इस महत्वपूर्ण कथन, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा कहा गया था, हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि पड़ोसी देशों की आंतरिक स्थिति से घटित होने वाली घटनाओं का प्रभाव हमारे देश पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। ऐसी स्थिति में वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में प्रथम पड़ोसी नीति भारत के आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। आप सभी ने मेरे द्वारा दिए गए वक्तव्य को बहुत ही ध्यान से सुना, उसके लिए आप सभी का आभार एवं आयोजन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद शिवांगी। सूचना की आप सभी प्रस्तुति के दौरान समय का ध्यान रखें, नहीं तो हमारे अध्यक्ष महोदय कुछ चीजों में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो अब अगले प्रस्तुति के रूप में मैं विभांशु सिंह को शोधप्रश्न प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करता हूँ। विभांशु सिंह। सभागार में उपस्थित आदरणीय गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं विभांशु सिंह दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एवं स्तराजिक अध्ययन विभाग का शोध छात्र हूँ और मेरा शोध टॉपिक है कि नरेंद्र मोदी कार्यकाल 2014 से 24 के बीच
भारत की पड़ोसी प्रथम नीति एवं दक्षिण एशिया चुनौतियां एवं विकल्प। इस शोध पत्र में मैं विभिन्न बातों पर प्रकाश डालूंगा कि मोदी जी के कार्यकाल के पहले भारत की पड़ोसी नीति क्या थी और मोदी जी के कार्यकाल के दौरान 2014 से 24 के बीच में भारत की पड़ोसी नीति क्या थी तथा इस नीति पर दक्षिण एशिया का क्या प्रभाव पड़ा, भारत की पड़ोस नीति के लिए क्या चुनौतियां आई और उन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या विकल्प है। तो भारत एक प्राचीन सभ्यता और बढ़ती वैश्विक शक्ति के रूप में सदैव यह मानता रहा है कि उसकी सुरक्षा, स्थिरता और आर्थिक प्रगति का गहरा संबंध उसके पड़ोसी देशों की स्थिति से है। किसी भी देश की वैश्विक राजनीति में स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंध कैसे हैं। राजनीति खास तौर पर भारत जैसे देश के संदर्भ में और अधिक स्पष्ट हो जाती है, जो वर्तमान में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में वैश्विक मंच पर आगे बढ़ रहा है। भारत का भौगोलिक प्रदेश विविध देशों से घिरा हुआ है, जिनमें छोटे बड़े दोनों प्रकार के राष्ट्र शामिल हैं। इनमें से 2 परमाणु संपन्न राष्ट्र भी। ऐसे में भारत के लिए यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि वह अपने पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण और मजबूत संबंध बनाए रखे, ताकि उसकी वैश्विक स्थिति और प्रभाव में निरंतर वृद्धि हो सके। इसी उद्देश्य से भारत में पड़ोस प्रथम नीति को अपनाया है, जो दक्षिण एशियाई देशों के साथ राजनीतिक और सामरिक रिश्तों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। भारत की पड़ोसी प्रथम नीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के माध्यम से दक्षिण एशिया में अपनी एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थिति को सुदृढ़ करना है। भारत की भौगोलिक और भू रणनीतिक स्थिति ने भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ विशेष संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने के बाद उन्होंने अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यवहारिक और सक्रिय कूटनीतिक नीति अपनाई, ताकि भारत इस क्षेत्र में एक आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बन सके। विशेष रूप से दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एक रणनीतिक योजना की आवश्यकता महसूस की गई। चीन के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक योजना की आवश्यकता की गई। चीन के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए भारत में क्षेत्र में कई परियोजनाएं प्रस्तावित थी, लेकिन पूंजी की कमी के कारण भी योजना पूरी नहीं हो सकी। वहीं दूसरी ओर चीन, जो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, एक महत्वाकांक्षी राष्ट्र है, दक्षिण एशिया के प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, वह भारत के पड़ोसी देशों में निवेश कर रहा है। चीन अपने प्रयास में काफी हद तक सफल भी रहा। हालांकि भारत की सीमाएं लगभग सभी दक्षिण एशियाई देशों से लगती हैं, फिर भी पिछले कुछ वर्षों से विश्वास की कमी के कारण भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार और संचार लगभग ठप हो गया है। भूटान को छोड़कर कोई भी पड़ोसी देश भारत का खुलकर समर्थन नहीं कर रहा है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में चीन को व्यापार और रणनीतिक लाभ मिल रहा है और वह भारत को इस क्षेत्र में अलग थलग करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए भारत को पड़ोसी प्रथम नीति केवल प्रचार तक ही सीमित न रखते हुए उसे व्यवहारिक लाने पर भी गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। इस शोध पत्र का उद्देश्य नरेंद्र मोदी जी के 2014 से 24 तक के कार्यकाल में अपनाई गई पड़ोस नीति के संदर्भ में भारत की दक्षिण एशिया नीति का विश्लेषण करना है। शोध का मुख्य प्रयोजन यह समझना है कि इस नीति के अंतर्गत भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ किस प्रकार के कूटनीतिक, आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए तथा उन्हें मजबूत करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए। यह अध्ययन नीति के तहत उत्पन्न होने वाली प्रमुख चुनौतियों जैसे चीन के बढ़ते प्रभाव, आतंकवाद, सीमा विवाद और क्षेत्रीय संगठनों की निष्क्रियता को चिन्हित करता है और भारत द्वारा इनसे निपटने के लिए अपनाए गए विकल्पों की समीक्षा करता है। इसके माध्यम से यह भी समझने का प्रयास किया गया है कि इस नीति ने भारत के सामरिक हितों को पूर्ति में कितनी सफलता प्राप्त की है तथा आगे की नीति निर्माण प्रक्रिया में किस प्रकार के रणनीतिक सुधार किए जा सकते हैं। यह शोध भारत की विदेश नीति के व्यवहारिक पक्ष को उजागर करते हुए दक्षिण एशियाई क्षेत्र में उसकी भूमिका और प्रभाव को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी राज्य की समृद्धि और स्थिरता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके आसपास का वातावरण कितना शांतिपूर्ण और स्थिर है। भारत के लिए यह जरूरी हो गया है कि वो अपने पड़ोसियों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखे ताकि चीन के प्रभाव को संतुलित किया जा सके। थैंक यू। धन्यवाद विभांशु। अब आज के इस सत्र के अंतिम शोध पत्र वाचन हेतु मैं डॉक्टर डी.के. पाटिल सर को आमंत्रित करता हूं। सर पाटिल कॉलेज महाराज से हम सभी के मंच उपस्थित हैं। सर का हार्दिक स्वागत।
DK पाटिल। आदरणीय विचार मंच और आज के राष्ट्रीय संगोष्ठी का जो विषय है भारत की पड़ोस प्रथम नीति, चुनौतियां और विकल्प, इस अवसर पर मैं मेरा एक छोटा सा शोध पत्र साझा करना चाहूँगा। उससे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि भारत की प्रथम नीति, चुनौती और विकल्प का जब भी विचार करते हैं तो सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का उनकी याद करना जरूरी है, क्योंकि 2014 में सबसे पहले भारत की प्रथम पड़ोस नीति के बारे में सोचा गया। उससे पहले सोचा गया नहीं ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो आज काम चल रहा है उतना काम पहले किया नहीं गया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य मैं बताना चाहूँगा, पड़ोसियों के साथ कूटनीतिक जुड़ाव को प्राथमिकता दे, आर्थिक संबंधों और सीमा पार व्यापार को गहरा करना, भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार करना, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय खतरों के विरुद्ध सुरक्षा सहयोग बढ़ाना, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना। अगर इस उद्देश्य को सफल करना है तो भारत के पड़ोस नीति विकल्प चुनते वक्त सबसे पहले भारत का जो पड़ोसी है और जिससे सबसे ज्यादा खतरा है चीन की अगर बात करते हैं तो उससे भी ज्यादा खतरा जो है वो मुझे लगता है पाकिस्तान से। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के बारे में मैं जो कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के बारे में भारत की पड़ोस नीति तय ही नहीं हुई है ऐसा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जो भी जानकारी मिलती है उसमें सिर्फ ये जानकारी मिलती है कि भारत सहअस्तित्व का विचार करता है, लेकिन पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इसके बारे में भारत ने कुछ नीतियाँ तय नहीं की हुई है, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और इसी के साथ मैंने मेरा जो शोध पत्र है वो उसका नाम मैं बताना चाहूँगा कि भारत पाकिस्तान नीतिगत चुनौतियां और विकल्प, क्योंकि पड़ोसी के साथ, पड़ोसी मतलब पाकिस्तान के साथ कोई नीति तय नहीं हुई है। और इसके हिसाब से अगर देखा जाए, ऐतिहासिक संदर्भ देखते हैं तो ब्रिटिश भारत के विभाजन 1947 के कारण जम्मू और कश्मीर पर पहला युद्ध हुआ, उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ 1965 में, तीसरा हुआ 75 में और कारगिल संघर्ष हुआ 1999 में। इस सारे युद्ध के दौरान प्रयास ये किया गया कि वार्ता से पड़ोसियों के साथ अपना संबंध अच्छा किया जाए, लेकिन जैसे जैसे वार्ता होती है बाद में आतंकवादी हमले होते हैं और भारत और पाकिस्तान का संबंध अच्छा नहीं बन पाता जैसे कि तैसे। इसमें अगर नीतिगत चुनौतियां देखी जाए तो सबसे पहली चुनौती है कश्मीर विवाद की। भारत पाक संघर्ष का ये मूल मुद्दा है। यहाँ इसकी वजह यह है, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह यह है कि इस संघर्ष के कारण भारत अपना जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो सबसे ज्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर इंडियन आर्मी पे करता है। अगर ये मसला हल हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि ये एक्सपेंडिचर कम हो सकता है और वो दूसरी जगह पर काम लाया जा सकता है। दूसरी चुनौती है सीमा पर जो आतंकवाद चल रहा है। इस आतंकवाद के बारे में ऐसा हम कह सकते हैं कि मुंबई 2008 का हमला, पठानकोट, पुलवामा, ये सारे हमले ध्यान में रखते हुए सीमा पर जो आतंकवाद है और सीमा पार आतंकवाद, उसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में पाकिस्तान जो मदद कर रहा है वो बंद ना हो जाए तब तक ये चुनौतियां कायम रहेगी। पाकिस्तान का सैन्य प्रभाव, घरेलू राजनीतिक, उसके बाद चीन पाकिस्तान रणनीति में साझेदारी, कमजोर आर्थिक संबंध, क्षेत्रीय अस्थिरता, ये सारी चुनौतियां हैं। इस पे अगर नीति विकल्प और आगे का रास्ता सोचना चाहिए तो संरचित संवाद फिर से शुरू करना जरूरी है। भारत और पाकिस्तान में विश्वास निर्माण करने की जरूरी है। व्यापार और कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करना है। संकट प्रबंधन तंत्र का उपयोग करना है। वृद्धिशील दृष्टिकोण रखना है। क्षेत्रीय प्लेटफॉर्म पर सॉफ्ट पावर का लाभ उठाना है। अगर इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और अगर कंक्लूजन में आना होगा तो मैं ये कहूँगा कि भारत ने क्या करना जरूरी है। मैं टाइम का थोड़ा सा जो मुझे बताया गया इसके लिए मैं माफी चाहूँगा। ऐतिहासिक विरासतों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा चिंताओं और भू राजनीतिक
आवश्यकता को देखते हुए पाकिस्तान प्रथम नीति अपनाना महत्वाकांक्षी है। फिर भी पाकिस्तान के साथ स्थिर संबंध भारत के रणनीतिक हित में है। आर्थिक एकीकरण, क्षेत्रीय नेतृत्व, आंतरिक सुरक्षा के लिए सतर्क कूटनीति, आर्थिक जुड़ाव और बढ़ते विश्वास निर्माण को मिलाकर भारत प्रतिकूल संबंधों को भविष्य में बदलने की संभावना रख सकता है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब शोध पत्र वाचन के उपरांत आज हम सभी के इस तकनीकी सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित प्रोफेसर बलवान सिंह सर अपने विषय के भटौली महाविद्यालय के प्राध्यापक रहे। अभी वर्तमान में सर योग, अध्यात्म, धर्म, दर्शन और भारतीय ज्ञान परंपरा पे सर का गहन अध्ययन है, चिंतन भी है। और सर का जो व्याख्यान है वो योग धर्म के साथ साथ श्री गोरक्षपीठ में भी सर का व्याख्यान होता है। और इसके साथ हमारे उप निदेशक डॉक्टर कुशलनाथ मिश्र सर बैठे हुए हैं। सर का गुरु गोरक्षनाथ शोध पीठ में भी हमेशा इस विषय पे व्याख्यान होता रहता है और सर आमंत्रित रहते हैं। सर अपने विषय के एक मर्मज्ञ, रक्षा व स्ट्रैटेजिक अध्ययन विषय के मर्मज्ञ, और सर से व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है कि सर सैन्य विज्ञान के एक अध्येता होते हुए और नाथ पंथ, बौद्ध अध्ययन और योग पर कार्य कर रहे हैं। तो मैं इसी क्रम के साथ सर को आज मुख्य वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय बलवान सिंह सर। आज ICWA स्पॉन्सर्ड ये जो राष्ट्रीय सेमिनार है, इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, चैलेंजेस एंड ऑप्शंस, अर्थात पड़ोसी प्रथम की नीति, इस विषय पर ये संगोष्ठी संपन्न हो रही है। आज पहला दिन है उसका अंतिम सत्र। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर प्रदीप कुमार जी और हमारे मुख्य अतिथि हमारे भाई प्रोफेसर असीम सत्यदेव जी, सामने बैठे प्रोफेसर श्रीनिवास मणि त्रिपाठी जी, और इस शोध पीठ को संचालित करने वाले हमारे मित्र कुशलनाथ मिश्र जी, मेरे अनुज कुमार श्रीवास्तव जी, और ICWA से पधारे डॉक्टर पुनीत गौड़ जी, उनके साथ में पधारे उनके मित्र डॉक्टर करुणेंद्र जी, और जो है प्रोफेसर मीना जी उपस्थित हैं, मीना दत्ता जी, आरती जी, विजय कुमार जी और जितेंद्र जी इस विभाग के, शुभ्रांशु और अंशुमान जी, और जो भी यहाँ पधारे हुए हैं विद्वत जन, सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। मैं थोड़ी सी मेरी बातें भिन्न होती हैं और मैं जो देखता हूँ, सोचता हूँ, मैं वही कहना चाहता हूँ। कारण ये है कि मैंने पाकिस्तान जाकर के भी मैं गया, बांग्लादेश भी मैं गया, श्रीलंका भी मैं गया, नेपाल भी गया। तो समस्त सार्क देशों को घूमना या विश्व के अनेक पश्चिमी देशों, अमेरिका, इंग्लैंड, सबका भ्रमण करना, लेखन का कार्य करना, आध्यात्मिक होने के कारण मेरी दृष्टि थोड़ी सी सूक्ष्म होती है। तो मैं ये मानता हूँ कि कोई नीति जो होती है वो आदर्श पर आधारित होती है और नीति सदैव एक यूटोपिया होती है। यूटोपिया का अर्थ होता है कि ऐसा लक्ष्य जो कभी प्राप्त नहीं होता है लेकिन वो आदर्श माना जाता है। जैसे हम सामान्यतः कहते हैं कि हम राम राज्य की स्थापना करेंगे, तो ये हमारा एक आदर्श वाक्य है और हम उस लक्ष्य को लेके चलते हैं। लेकिन व्यवहार में जब हम देखते हैं तो व्यवहार का जो नीति होती है या जो यथार्थ नीति होती है वो थोड़ी उससे भिन्न होती है। इसलिए
ये जो नीति है, जो ये चैप्टर है, या ये कह सकते हैं कि पड़ोसी प्रथम की नीति, और यद्यपि ये हमारा आदर्श है, शुरू से ये रही है, लेकिन इसको जो कहते हैं मोदी जी ने 2014 के बाद इसको लागू किया। लेकिन अब आप देखिए, मैं कुछ उदाहरण देते हुए चलूंगा। मोदी जी ने यह नीति लागू की, ये विचार किया, बहुत अच्छी बात थी कि भाई हमारे पड़ोसी देश बहुत ठीक से रहें, उनका विकास हो, हमारा विकास हो, वो शांति से रहेंगे, हम भी शांति से रहेंगे। यह एक सुंदर विचार, और समस्त सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया। लेकिन और शायद मोदी जी मतलब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरीके से बड़े उदारता से 2015 में ही उन्होंने पाकिस्तान की यात्रा भी की, नवाज शरीफ उनके परिवार से भेंट भी की, उनकी श्रीमती जी को कश्मीरी शॉल वगैरह देना, जो कुछ भी भारतीय परंपरा के अनुसार उन्होंने वो किया। लेकिन क्या हुआ ये कि 2016 में उड़ी का हमला हुआ और हमारे लगभग 16 जवान, सोते हुए जवानों पर वो हमला हुआ और हमको सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी। तो ये क्या है कि हम ये चाहते हैं कि पड़ोसी हमारे ठीक से रहें। हमारी पड़ोसी प्रथम का अर्थ हुआ, पड़ोस प्रथम का अर्थ हुआ कि हम इनको प्रथम प्राथमिकता देते हैं। हम अपनी तरफ से इनको अपना बनाने में हम किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं करेंगे। अब अगर दूसरा व्यक्ति की नीति और सोच ऐसी है कि हमें इनसे संबंध किसी प्रकार का बन ही नहीं सकता। कारण क्या है, मैं आपको अभी का उदाहरण बताता हूं। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल आसिफ मुनीर, किसी भी देश का सेनाध्यक्ष एक बहुत बड़ा पद माना जाता है। अगर वो स्टेटमेंट देता है कि वी आर टू नेशन, भारत और पाकिस्तान दो नेशन हैं, और भारत से हमारा किसी भी कीमत पर संबंध नहीं हो सकता। और उसने ये कहा कि इस्लाम की बुनियाद पर, बेटा हेलो, नो डिस्टरबेंस। अगर वहां का सेनाध्यक्ष ये कहता है कि इस्लाम की बुनियाद पर एक पहली रियासत बनी थी मदीना रियासत, और दूसरी रियासत बनी है ये पाकिस्तान की, जो इस्लाम की बुनियाद पर बनी हुई है। आप अपने बच्चों को समझाइए कि भारत से हमारे या किसी भी राष्ट्र की अन्य संस्कृति से हमारे संबंध स्थापित नहीं हो सकते हैं। तो आप किस आधार पर ये नेबरहुड या पड़ोसी प्रथम की नीति आपकी कैसे सफल होगी? ये हुई यथार्थ स्थिति। अब वही मोदी जी जिन्होंने ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लागू की, वही मोदी जी के साथ जब पुलवामा हमला हुआ, या ये समझ लीजिए कि पहलगाम हमला हुआ, जो सबसे दर्दनाक हमला माना जाता है, जो धर्म पूछ करके और पुरुषों को मारा जाए और स्त्री और बच्चों को छोड़ करके ये संदेश दिया जाए कि आप जाकर के अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से कह देना हम इसलिए आपको छोड़ रहे हैं। किस आधार पर आप नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लागू करेंगे? क्यों? मैं ये कहता हूं, मैं पाकिस्तान गया और मैंने पाकिस्तान में, मैं अकेले घूमता था, सब जगह मैंने विभिन्न लोगों से इंटरव्यू लिए, कुछ मुल्लाओं से भी, जिससे उन्होंने कहा भाई देखो, पाकिस्तान या इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति, हमारी जो जिहाद है ना, ये हमारा धर्म है।
हम जिहाद से कभी समझौता नहीं कर सकते। ये सारी दुनिया को स्मरण करके रखना चाहिए। अब आप ये चाहते हैं कि हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लागू करेंगे। अब मोदी जी यथार्थ में आए ना, मोदी जी यथार्थ में आए, वो जो सिद्धांत था, यूटोपिया था, जो भ्रमजाल था, वो टूट गया और मोदी जी को नीति लागू करनी पड़ी कि हम पाकिस्तान से कोई संबंध स्थापित नहीं करेंगे, सिंधु जल समझौता रद्द होगा, सिंधु नदी में पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, या तो पानी बहेगा और या खून बहेगा। और कोई भी देश का प्रधानमंत्री इतना स्ट्रिक्ट भाषण नहीं दे सकता, वो शब्द भी नहीं बोल सकता जो मोदी जी ने कहे। और वो क्यों कहे? वो इसलिए कहे कि मोदी जी को वो बात बहुत पिंच की थी आतंकवादियों की कि मोदी से जाकर के कह देना। और मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये कहा था कि मैं पाकिस्तान के युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप लोग इस सेना, पाकिस्तान की सेना और इन नेताओं के बहकावे में आकर के आप अपनी युवा अवस्था को बर्बाद ना करें, आप आतंकवाद के झांसे में ना आए। ए बच्चों, कोई बात नहीं करेगा, देखो भाई ये नहीं चलेगा, शांति से सुनना है। थोड़ी बस 10 मिनट में निष्कर्ष तो आ ही जा रहा है, और क्या। तो इन लोगों के झांसे में युवा लोग ना आए, वो अपना रोजगार करें, रोजी रोटी कमाएं, अन्यथा मोदी की गोली तो है ही। ऐसा कोई बोल सकता है, कोई देश का प्रधानमंत्री, कि मोदी की गोली तो है ही, मतलब आतंकवाद करोगे, इधर आओगे तो आपको मोदी की गोली तैयार है, क्योंकि आपके आतंकवादियों ने मोदी को चैलेंज किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है ना, इसको मैंने बदल के इसकी हेडिंग जो की है, जो मेरी हेडिंग है कि भारत की परिवर्तित पड़ोसी प्रथम नीति। और वो नीति क्या है? पारस्परिक संबंधों पर आधारित विदेश नीति, रेसिप्रोकल फॉरेन पॉलिसी, कंट्री टू कंट्री फॉरेन पॉलिसी और टाइम टू टाइम चेंजिंग फॉरेन पॉलिसी। दूसरा उदाहरण बांग्लादेश, टाइम टू टाइम रेसिप्रोकल। देखिए, रेसिप्रोकल शब्द एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। रेसिप्रोकल का अर्थ होता है कि जैसा आप हमारे साथ संबंध करेंगे वैसा हम आपके साथ करेंगे, रेसिप्रोकल। जैसे आजकल चल रहा है कि भाई रेसिप्रोकल ट्रेड, माने जितना परसेंट आप हमारे ऊपर लगाएंगे टैक्स, उतना परसेंट हम आपके ऊपर लगाएंगे। यहां कहीं कोई भाई बंदी दोस्ती की कोई बात नहीं। तो ये जो अब टाइम टू टाइम, कंट्री टू कंट्री, नेशन टू नेशन, ये हमारी पॉलिसी इस समय है और रेसिप्रोकल है, और ये विश्व की पॉलिसी है, प्रेजेंट टाइम की। प्रेजेंट टाइम की पॉलिसी ये है, आज अमेरिका ने सारे नाटो संबंध छोड़ दिए, सारे दुनिया से छोड़ दिए। उसने कोशिश की एक एक मिनट में पॉलिसी चेंज होती हुई नजर आ रही है आज आपको दुनिया की। कुछ दिन पहले तक इसी बांग्लादेश से हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, हम बहुत कुछ उनको सब कुछ देते थे और लेते थे। लेकिन टाइम चेंज हुआ, सत्ता चेंज हुई, और हमारी क्या फॉरेन पॉलिसी चेंज हो गई। तो क्या हुआ कि भाई अगर वहां का मोहम्मद यूनुस, अब देखिए सर जी से निवेदन करूंगा, प्लीज सर, एकदम थोड़ी सी, मैंने पहला उदाहरण बताया कि आसिफ मुनीर ने क्या कहा
आसिफ मुनीर ने साफ ये कह दिया कि हमारे संबंध नहीं हो सकते। अब मैं दूसरा उदाहरण बता रहा हूं, बांग्लादेश का। बांग्लादेश का जो आपके इस समय कार्यवाहक जो भी संचालक हैं, वो शेख हसीना के बाद जो मोहम्मद यूनुस जी बने हैं, मोहम्मद यूनुस की एक, मैं बड़े ऐसा शब्द कह रहा हूं जो नहीं कहना चाहिए, हैसियत शब्द कहता हूं। एक व्यक्ति जो बाहर था, जिसको मैं समझता हूं एक तरीके से चला गया था, वो आया, वो प्रधानमंत्री या जो कुछ भी उसने कार्यभार संभाल लिया और वो चीन जाता है। ठीक है भाई, चीन में जाकर के उसको ये देखिए कि जुमा के जुमा कुछ दिन से उसको सत्ता मिली है और वो भारत के बारे में उसके क्या विचार हैं, वो केवल 4 सेंटेंस में आपको पता चल जाएंगे। जब वो जाकर के कहता है कि 7 states of India called 7 sisters, they are landlocked country, they are landlocked country। अब आप बताइए, वो 7 सिस्टर्स हमारे 7 जो राज्य हैं वो लैंडलॉक्ड कंट्री है। मतलब सीधे सीधे कह रहा है कि वो क्षेत्र मान लेते हैं उनको, या वो एक देश हम तो मानते हैं कि भाई, कहता है वो 7 देश है। हाँ, और दे हैव नो वे टू रीच आउट टू द ओशन, उनके पास समुद्र में पहुंचने का कोई रास्ता नहीं। मतलब इतना बड़ा भारत देश, इतनी बड़ी महाशक्ति, आर्थिक महाशक्ति, उसके दिमाग में इसका मतलब कोई भ्रम नहीं है। वो कह रहा है उनके पास समुद्र में पहुंचने का, और उससे भी बड़ी बात कि उसका अहंकार देखिए, वी आर द ओनली गार्जियन ऑफ द ओशन इन दिस रीजन, इस क्षेत्र के, इस समुद्री क्षेत्र के एकमात्र गार्जियन, स्वयंभू महाशक्ति हम हैं। दिस ओपन्स ए ह्यूज पॉसिबिलिटीज, ये अनंत संभावनाएं जो है यहां हैं। चीन, तुम आओ, हमारे यहां का एक तो जो है चिकन नेक के पास का हवाई अड्डा ले लो, तुम यहां पर इन्वेस्ट करो, यहां पर तुम। अब आप बताइए कि एक ऐसा व्यक्ति के अंदर इतने बड़े राष्ट्र के प्रति कौन सा भाव भरा हुआ है, और हम कहते हैं कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इसलिए हम कहते हैं कि भैया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी नहीं। अच्छा, अभी जुमा के जुमा 4 दिन की बात है, आप मालदीव को देख लीजिए। इंडिया आउट वो व्यक्ति देखिए, हमारे जो लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री जी गए, बड़ी कोई बात नहीं भाई, किसी देश का प्रधानमंत्री जा रहा है, वहां टहल रहा है, वहां के सांसद जो भी हैं वो लोग कहते हैं, अरे लक्षद्वीप को क्या मालदीव के बराबर बना लोगे? हाँ, मालदीव में जो संसाधन है, जो यहाँ के जो मतलब क्या समुद्री किनारे हैं, तुम भारत में बना लो, ये उनकी सोच। और जब एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि बाइकॉट मालदीव्स, और 42% जो है सारे फ्लाइट्स और सारे जो है बुकिंग और उनकी होटल्स की कैंसिल हो जाती है, और तब मोइजू महोदय चीन जाते हैं और वहां जाके कहते हैं, अरे आप लोग जरा पर्यटक हमारे यहाँ भेजो, भारत से हमारा चल रहा है, हमने तो आपके लिए भारत से दुश्मनी मोल ली है। अन्य देशों, तुर्की के पास हो जाता है, तमाम मुस्लिम देशों से वो गुहार लगाता है। आप ये बताइए, कोई खाली बैठा है क्या कि पर्यटक चले जाएंगे, उनके पास पैसा, क्यों चले जाएंगे मालदीव? भाई, किसी को कहीं जाना है वो तय करेगा ना। तो इस तरीके की सोच रखने वाला देश, अब जब अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, हाँ, अब बांग्लादेश पर वही लैंडलॉक्ड के सेंटेंस को मोदी ने शुरू कर दिया। और 2000 मेरे समझ से 22 का जो
था, ये ट्रांसपोर्टशिप का जो समझौता था वो रद्द कर दिया। भारत किसी भी अपने हवाई अड्डे को और किसी प्रकार के इसको पोर्ट को हम अनुमति नहीं देते कि आपका ये कपड़ा और जो कुछ भी दुनिया में व्यापार जाए, आपको हम कलकत्ता और मुंबई का पोर्ट दे देते हैं, वहां आप भेजो। और सारे कलकत्ता और ये नॉर्थ ईस्ट के सारे रास्ते बंद कर दिए, यहाँ से कोई आवागमन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब रो रहे हैं। अब 4 दिन पहले जो है 1000 आम भेजे हैं मोदी जी के पास, मैंगो डिप्लोमेसी। हाँ, और वो श्रीमान जी मोइज्जू साहब आज की तारीख में, अभी कल मेरी समझ से सबसे बड़ा सम्मान मोदी जी को दिए हैं। तो भैया हम ये कहते हैं कि ये भूल जाओ। अच्छा, नेपाल के बारे में हम आपको बता दें, केपी शर्मा ओली ने चीन से सीख लेकर, चीन नहीं अपना बड़ा नक्शा बना देता और भारत का अरुणाचल प्रदेश भी दिखा देता, वो उसको उससे कहा अरे यार तुम भी दिखाओ। भारत का काला पानी लिपुलेख नेपाल ने अपने नक्शे में दिखा दिया। और केपी शर्मा ओली जो है भाषण देते हैं कि इतनी दूर अयोध्या तो हो ही नहीं सकती है। जब सीतामढ़ी सीता जी का ये घर है तो अयोध्या नेपाल में थी और रामचंद्र जी नेपाली थे। तो हम ये कहते हैं कि हमें किसी पड़ोसी से, देखिए अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए, विश्व राजनीति को समझ लीजिए, विश्व की विदेश नीति को समझ लीजिए और पड़ोस नीति को भी समझ लीजिए। हम पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, हम अपनी तरफ से पूरे पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन ये याद रखिए, हर्ष जी की मेरी बात हुई थी, ICWR से आए थे, इलाहाबाद के लड़के थे, युवा, हमारा कई सेमिनारों में उनसे बहुत अच्छी बहस वहस भी हुई। वो डॉक्टर बलवान सिंह बोलेंगे तो वो जानते हैं हमको। और यहाँ थे पीपीगंज में और भारत नेपाल संबंधों पर सेमिनार चल रहा था। हमने एक अपना विचार रखा, हमने कहा भाई क्या जरूरत है कि आप नेपाल के पीछे घूम रहे हो। अरे नेपाल की इच्छा है, वो एक स्वतंत्र देश है, वो चीन से संबंध बनाना चाहता, वो चीन से एक मतलब रेलवे लाइन बिछाना चाहता है पूरा हिमालय पार करके, वो पूरे यूरोप से लिंक करना चाहता है। कितने हजार लाख करोड़ का जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, चीन देगा ना, उधार देगा ना, वो वसूलेगा ना। आप क्यों परेशान हैं कि हम संबंध नहीं, हमारा रोटी बेटी का संबंध है, हम खराब नहीं होने देंगे। अरे भाई उसको फ्री छोड़ो और उसको जाने दो, भोगने दो। और जब वो भोगेगा, जाल में फंसेगा, भारत का सहयोग जब उसकी समझ में आएगा, फिर वो आएगा। उसकी मर्जी हो तो मित्रता रखे, ना मर्जी हो तो ना रखे, वो तुम जाओ। अब तुरंत केपी शर्मा ओली के जमाने में ही एक आई न्यूज कि चाइना ने नेपाल के 5-7 गांवों में कब्जा कर लिया। ये तो विस्तारवादी देश है, कब्जा कर लिया। अब पूरा मीडिया उससे पूछता है कि भाई वो 5-7 गांवों तो चीन ने ले लिया, अब क्या करोगे। तब जो थे पुष्प कमल दहल बने और उन्होंने भारत से संबंध बनाए और उनको होश आया कि यार हम कहीं ऐसा ना हो तो कब्जा कर लेगा तो हम क्या करेंगे। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि भाई शेख हसीना थी, वो अच्छे संबंध चाहती थी, हमने उसको बड़ा कोऑपरेट किया। अब जो वर्तमान में आए हैं वो हमसे संबंध नहीं, उनके अंदर इस्लाम भरा हुआ, वहां के कट्टरपंथी वो पाकिस्तान ISI को बुला करके वहां के जो है मिलिट्री कमांडर्स को बुला के अपनी मिलिट्री को ट्रेनिंग दिलाना चाहता है। वो इस्लामिक राष्ट्र घोषित करना चाहता है, वो दूसरा पाकिस्तान बनना चाहता है, या वो पाकिस्तान में विलय करना चाहता है। ये उसकी स्वतंत्रता है। हमारी स्वतंत्रता है कि तुम जो चाहो से चाहे जिससे संबंध बनाओ, लेकिन हम आपके साथ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कैंसिल, हम आपसे कोई संबंध नहीं रखेंगे। हम आपको जितने तरीके से घेर सकते हैं, जो हमसे सुविधा दी जा रही है, हम और जितना परेशान कर सकते हैं हम वो भी करेंगे। ये चाइना की नीति है। तो ये भारत की उदारता की नीति, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री काल में 21 फरवरी
1999 के दिन लाहौर घोषणा पत्र पर दस्तखत हुए और फरवरी और मार्च में ही परवेज मुशर्रफ ने कारगिल की चोटियों पर सेना भेज दी। अटल बिहारी वाजपेयी जब फोन करते हैं उससे तो कहते मुझे तो पता नहीं है, नवाज शरीफ कहते हमको तो पता नहीं है, और अटल बिहारी वाजपेयी आपने तो हमारे पीछे छुरा भोंक दिया। तो इतने बड़े आप देश हैं, आपके पीछे एक छोटा सा देश छुरा भोंक दे रहा है और आप उन पर विश्वास कर रहे हैं। वो कह रहा है वी आर टू नेशन। तो आप इस्लाम को समझिए, इस्लाम का जवाब दीजिए। हम तो कहते हैं बांग्लादेश से जो संबंध खराब हुए, बस मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रसन्न हूं और मैं इतना खुश हूं कि बांग्लादेश से हमारे संबंध खराब हो गए। बांग्लादेश से जैसे कहते हैं ना कि लिहाज में, दोस्ती में हम वो काम किसी के साथ नहीं कर पाते हैं जो दुश्मनी में कर लेते, और उस दुश्मनी होने के कारण आज की तारीख में हम भारत में फैले हुए जितने बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, इनको मार मार करके, घेर घेर करके, खोज खोज करके बीएसएफ ले जाके ट्रक में भर के पुश पॉलिसी धक्का दे करके हम बांग्लादेश में फेंक दे रहे हैं। यह काम शायद शेख हसीना के काल में हम नहीं कर पाते। इसलिए आप पॉलिसी बनाइए। बस मैं सोचता हूं समय काफी हो गया है और मेरा जो कहने था उसका अर्थ भी, निष्कर्ष भी आ गया है कि भारत की कोई नेबरहुड पॉलिसी नहीं है। भारत की वर्तमान में खास तौर से जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी यही कहती है कि हम कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे साथ अगर टेररिज्म करेंगे हम मारेंगे, उनका जो सपोर्ट करेंगे हम उनको भी मारेंगे, हम घर में घुस करके मारेंगे। जो हमारे साथ अच्छा संबंध बनाएगा, इवन अमेरिका हमारे साथ अच्छा, तुम व्यापारिक संबंध रखना चाहते हो, डील करना चाहते हो तो हम करना चाहते हैं। आप नहीं करना चाहते हो, हम नहीं करना चाहते हैं। अगर आपको अमेरिका, मिस्टर ट्रंप को यदि आसिफ मुनीर अच्छा लगने लगा है, आप उसको भोज में बुला सकते हो, तो एस जयशंकर जाकर के चाइना में हम हाथ भी मिला सकते हैं और हम सतर्क भी रहेंगे। हम भारत, चाइना, रूस का गठबंधन बनाएंगे। अगर पूरा यूरोपीय यूनियन का हेड अगर हमको धमकी देता है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप स्ट्रांग बनिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत कीजिए, सैन्य शक्ति से मजबूत होइए और रेसिप्रोकल फॉरेन पॉलिसी, कंट्री टू कंट्री, टाइम टू टाइम, ऐसी विदेश नीति को बना के भारत चल भी रहा है और उसी पर चलने की मेरी समझ से जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। आदरणीय सर ने बहुत ही तर्क के और उदाहरण के साथ भारत की जो पड़ोसी प्रथम नीति है उसके विषय में रखा। मैं संक्षेप में सर का कुछ विषय नहीं, लेकिन जो समझ में आया कि भारत की जो पॉलिसी होनी चाहिए या वर्तमान में है, भय बिनु होई न प्रीत, जो रामचरितमानस का एक ये वाक्य है, उससे हम ले सकते हैं। अब इसी क्रम में मैं मुख्य अतिथि के रूप में हम सभी के मध्य उपस्थित, हम सभी के आचार्य और संत विनोबा भावे पीजी कॉलेज देवरिया के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर असीम सत्यदेव सर को आमंत्रित करता हूं। मंच पर साथी बलवान सिंह, साथी प्रदीप यादव और सवेरे से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले युवा साथियों, इतना समय आप लोगों ने दिया है और सबसे बड़ी बात यह कि जिन स्कॉलर्स ने अपने पेपर प्रस्तुत किए थे लंबे लंबे, उनको सिर्फ 5 मिनट से अधिक का समय नहीं दिया गया। तो ऐसे में मैं 10 मिनट से अधिक समय लूं तो ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा अलोकतांत्रिक कदम होगा। मैं इतने थके हुए आप सब लोगों के साथ लंबा समय देना नहीं चाहता, सिर्फ कुछ बात अपनी तरफ से जो मेरे अपनी बात है उसमें कुछ जोड़ने की कोशिश करूंगा। पड़ोसी प्रथम होने चाहिए, इस नीति का ऐलान किस जमीन पर हो रहा है पहले उसको देखने की जरूरत है। अगर हम रेगिस्तान में कहें कि दशहरी आम पैदा करें कि बम्बईया आम पैदा करें, तो हास्यास्पद ये होता है
कि रेगिस्तान की जमीन पर आम पैदा हो ही नहीं सकता। हम जी रहे हैं एलपीजी की नीतियों को लागू हुए 30 साल करीब हो गए हैं, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों नाम हैं क्या? ये तीनों टर्म्स क्या हैं? ये साम्राज्यवाद के तीनों नाम हैं, अलग अलग तरीके से। उदारीकरण किसके प्रति उदार? हम अपनी जनता के प्रति उदार रहे और विदेशियों को लूट के प्रति छोड़ दिए कि आओ हमको लूटो। ये है लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या था? साम्राज्यवादी शक्ति और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कह रही थी कि हमें हिंदुस्तान का बाजार और संसाधन चाहिए, तो कहा गया कि ऐसा करते हैं, सीधे आपको नहीं दे सकते, हम अपने पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज करेंगे और फिर देसी विदेशी गठजोड़ कर लेंगे। जैसे हीरो होंडा, स्वराज मजदा, बिरला यामाहा, ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर जाफर, ये कोलैबोरेशन, ये था प्राइवेटाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन के लिए कहा गया बड़े जोर जोर से कि विश्व एक बड़ा गांव हो गया है, तो साथ साथ जीना है, नई आर्थिक नीति लागू करनी है। सवाल ये बनता है कि विश्व अगर बड़ा गांव हुआ है तो क्या ग्राम स्वराज जैसा गांव था? या उसमें कुछ शक्तियां जमींदार थी और कुछ गरीब किसान थे और कुछ भूमिहीन खेत मजदूर थे? और भारत की स्थिति उसमें जमींदारों की टोली में आती है या गरीब किसान और खेत मजदूरों की टोली में? ज्यादा कुछ नहीं, 1.5 लाख करोड़ का कर्जा एक खुला सत्य है, यानी हर हिंदुस्तानी पर 1 लाख का कर्जा। ये हमारी स्थिति है इस वक्त। तो हम किस श्रेणी में हैं? हमारे आंकड़ों की बाजीगारी से हम कुछ भी साबित कर दें। यथार्थ ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा भिखारी कहाँ है? भारत में। बाल मजदूर कहाँ है? भारत में। और ये सेमिनार की सूचना जब मिली थी तो रात में खबर आई कि स्कूल की छत गिरने से इतने बच्चे मर गए, इतने घायल हुए, और तभी इस पर डिबेट हो रही थी तो पता चला कि कुल भारत में इधर 89,000 बेसिक स्कूल मर्ज कर दिए गए हैं, यानी कि बंद कर दिए गए हैं। इतने ज्यादा स्कूल हो गए थे? नहीं, बच्चे नहीं आ रहे थे। बच्चे क्यों नहीं आ रहे थे, इसकी तह में जाने का, इसका समाधान ढूंढने के बजाय ये रखा गया कि मर्ज कर दिया जाए, और इस तरह से स्कूलों की संख्या भारत में 89,000 घट गई। और अफसोस है कि यूपी बिहार में उसका परसेंटेज ये था कि 54,000 स्कूल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गायब हो गए हैं। ये हालत में हम जी रहे हैं, और इस हालत में क्या हम आजाद हैं? सवाल उठता है कि पड़ोसियों के संबंध अच्छे रखें या बुरे रखें? क्या हमारी पॉलिसी हम तय कर रहे हैं या दुनिया के आका तय कर रहे हैं? 16 बार ट्रंप बोल चुका है, मैंने युद्ध विराम कराया जब मैंने व्यापार संबंधों की बात कही। जिस ट्रंप को चुनाव जीतने के लिए यहाँ यज्ञ किया जा रहा था और क्या क्या किया जा रहा था, उसके बाद उसने ये वक्तव्य दिया है, और अभी तक स्पष्ट रूप से कुछ भी पता नहीं चल पाया है हमारे साथ। स्थिति क्या है? आज सवेरे जो पहले इनॉग्रेशन सेशन में साम्राज्यवाद की दुनिया में सबसे नया खिलाड़ी, भारत का सबसे मजबूत पड़ोसी चीन, मैं बाकी मतलब कह रहा हूं कि लूट तो अमेरिका भी रहे थे, जापानी लूट रहे थे, बाकी सब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन लूट रहे थे। इस लूट की दुनिया में नया खिलाड़ी अपेक्षाकृत उन लोगों के 1980 के बाद से चाइना पॉलिसी बदली कि दुनिया के संसाधन और बाजारों पर कब्जा करना जरूरी है, क्योंकि उसका घरेलू बाजार 70-75 करोड़ का था, इसलिए वो सीधे तब नहीं बढ़ा। पर 2000 के बाद 21वीं सदी में उसने बाजार के मुताबिक अपनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया और ये तय कर लिया कि हर देश में अपनी चीजें बेचनी है, हर देश के बाजार में अपना सामान लादना है। और आज भारत में प्लास्टिक से लेकर मोबाइल से लेकर सब कुछ में इतना चाइनीज इंटरफेरेंस है कि एक डिबेट में ही रूढ़ी बोले थे तब कि अगर हम आज से तय भी कर लें कि चाइनीज गुड्स का बहिष्कार करेंगे तो भी कम से कम 10 साल लग जाएगा उससे मुक्त होने में। हमें पता भी नहीं है कितना सामान मेड इन चाइना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारे देश में है, वो हमको लूट रहा है, मालामाल हो रहा है। उसके खिलाफ कोई ठोस कदम किसी तरह से उठाए गए हों, इसकी दूर दूर तक सूचना नहीं है। वो लूट अनवरत जारी। कुछ दिवाली पर झालर दिखाए जाते हैं, वो तो एक नमूना है,
वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं है। एक्चुअली इन एवरी फील्ड, मतलब किस किस में, मोबाइल की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में, प्लास्टिक की दुनिया में हम आत्मनिर्भर नहीं है और सबसे अधिक फायदा उठा रहा है इस वक्त भारत के साथ बाजार में। तो आज कंपटीशन है कि अमेरिका ज्यादा लूट रहा है भारत को या चाइना ज्यादा लूट रहा है। सही बात तो हकीकत ये है, हमारे खेतों में क्या पैदा हो इसका फैसला हम नहीं कर रहे हैं, एमएनसीज कर रही हैं। अमेजॉन और ये सब तो सुना होगा आप लोगों ने, डायरेक्ट आज ऑनलाइन सप्लाई हो रही है। किस कंपनी से सामान तैयार हो रहा है, कौन सा खाना पहुंच रहा है, उसके पीछे किसको कितना फायदा हो रहा है। हमारे जिंदगी के उतार चढ़ाव में एक एक क्षेत्र में जो है हम जो मोबाइल यूज कर रहे हैं वो मेड इन इंडिया तो नहीं है, वो किसके द्वारा बनाया गया है और किसका कंपटीशन है। कभी नोकिया और सैमसंग हावी थे, आज चाइनीज हावी है, तो उनमें कंपटीशन है। G7 के बाद, मतलब ये अच्छी तरह सबको पता ही है कि अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, कनाडा के बाद साम्राज्यवाद की दुनिया, यानी दूसरे देश के संसाधन और बाजारों पर कब्जा करो, ये पॉलिसी अपनाने वाला नया खिलाड़ी चाइनीज है। और भारत सबसे नजदीक है और सबसे अधिक लूट का हिस्सा मेड इन चाइना हो रहा है। आज हमारी इकोनॉमी और उनकी इकोनॉमी में कितना अंतर है बताने की जरूरत नहीं है। कोई 20 गुना कह रहा है, कोई 30 गुना कह रहा है, उनमें और हम में कोई कंपेयर नहीं है। और जिस तरह की पकड़ उनके हमारे रूटीन वर्क में हो गई है, हमारी कल्चर में हो गई है, वेज मोमो से लेकर जो चीजें आ रही हैं दिमाग में, जो टर्म्स भी आ रहे हैं वो चाइनीज। यहाँ तक मुझे पता चला कि लहसुन भी जो है भारत का नहीं, चाइना का लहसुन आ गया है। वो खराब भी है, महंगा भी है, लेकिन उनका कूड़ा करकट वो हमारे बाजार में खूब बिक रहा है। इसको रोकने की कोई पॉलिसी विदेश मंत्रालय से पूछ लीजिए, खाद्य मंत्रालय से पूछ लीजिए, वो साइलेंट रहेंगे, वो कोई जवाब ही नहीं देंगे, खिलौनों से लेकर हर चीज में। तो अब जहां हम जब साम्राज्यवादी पकड़ से मुक्त ही नहीं है, तो उसके बाद ये सोचना कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में हम किसके साथ कितना मधुर संबंध रखें, कितना नहीं रखें, ये सोचना ही वो होगा कि रेगिस्तान में हम ये फैसला कर रहे हैं कि इस जमीन पर हम दशहरी आम पैदा करें कि कलमी आम पैदा करें या कोई जरूर करें। ये हास्यास्पद भी है। बाकी जो बातें इन पड़ोसी देशों की समस्या, उस पर तो इतनी सारी बातें आप लोग कर चुके हैं। पाकिस्तान एक नकली राष्ट्र था, ये क्यों बना, ये सवालिया निशान था। तो पाकिस्तान के शासकों की मजबूरी रही है कि वो भारत विरोधी नीति बनाएं, बोलें कि नहीं बनता तो क्या होता, देखो वहां क्या क्या हो रहा है। फिर जब पाकिस्तान टूटा तो औचित्य सबक हो गया कि धर्म के आधार पर देश बनना गलत था। अब बांग्लादेश बन गया, उनकी क्या मजबूरी रही, आपने क्यों बना, तो एंटी पाकिस्तान बनाएंगे अपनी नीति। तो एक दूसरे के खिलाफ कुछ ना कुछ बयान देना, अपनी नालायकी से ध्यान हटाने के लिए भारत विरोधी वक्तव्य देना पाकिस्तान की मजबूरी रही थी। बाद में बांग्लादेश की हो गई। और हमारे देश में जब तक राजनीतिक स्थिरता थी तब तक पाकिस्तान या बांग्लादेश या पड़ोसी देशों से खतरा ये मुद्दे थे नहीं। महंगाई, बेरोजगारी मेन रोक था। लेकिन जैसे जैसे इसके समाधान के बजाय हमारा संकट गहराता गया, हमारी राजनीति ये होती गई कि हम कहें कि अरे भूख बेकारी छोड़ो, पड़ोसी बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहा है, उसकी तरफ ध्यान दो। जो कहते हैं कि खेल सियासत का पूरे बहाव पे है, जमा पर सरहदी खतरा, नजर चुनाव पे है। सीमा पर तनाव बढ़ गया, लगता है चुनाव आ गया। ये जुमले प्रचलित होने लगे हिंदुस्तान की राजनीति पर भी। तो वो एक अलग समस्या है, कैसे पड़ोसी फर्स्ट होंगे। हाँ, सिटीजन डेमोक्रेसी, मैन टू मैन, ये सबसे बड़ा समाधान है। सरकारें क्या कहती हैं उनकी मजबूरी होती है। जनता जब आपस में मिलती है तो पता चलता है कि एक दूसरे के खिलाफ जो प्रचार किया जा रहा था वो सिर्फ जो है सियासत थी, सत्ता की थी, जनता की जो थी। हम उतने बुरे नहीं हैं जितना कि हमारे हुक्मरान कहते थे, आप भी उतने बुरे नहीं हैं जितना कि आपके हुक्मरान कहते थे। हम एक दूसरे के उतने खिलाफ नहीं हैं जैसा कि वो बताते थे। वो चीजें हैं, तो वो एक अलग समस्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनसे निपटने का कोई ठोस कदम जब तक नहीं होगा, हम अपने फैसला लेने के लिए कितने आजाद हैं। सही बात तो यह है कि हमारे खेत हमारे नहीं है, हमारे पहाड़ हमारे नहीं है, हमारे स्कूल कॉलेजों में क्या पढ़ाई हो, कितनी पढ़ाई हो,
इसका फैसला भी जब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन करती है, वो करने लगे, उनके मुनाफे के मुताबिक हमारे देश की नीतियां बनने लगी और बन रही हैं और हमें लूटा जा रहा हो, जब इसके खिलाफ कोई जब तक मुकम्मल चीज नहीं होगी तब तक ये पड़ोसी के साथ संबंध भी कैसे हो, इसका फैसला करने का अधिकार शायद सार्क देशों के किसी भी देश के हुक्मरानों के पास नहीं होगा। मैं ये बात इस पर भी मतलब ये मुद्दा बस छूटा हुआ था, बाकी सारे एस्पेक्ट तो आप लोग बोल चुके हैं और मैं इतनी देर हो गई है, इसके बाद बोलने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इनके इसके बाद बोलना मुझे लगता है कि आपके डेमोक्रेटिक राइट्स पर एक प्रहार होगा और मैं ये अनडेमोक्रेटिक काम नहीं करना चाहता। थैंक यू। धन्यवाद सर। सर का बहुत ही सारगर्भित और विचारणीय उद्बोधन हम सभी के मध्य रहा। अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हम सभी के अभिभावक मार्गदर्शक, जिनके मार्गदर्शन में मैंने अपने शोध कार्य भी पूर्ण किया, ऐसे प्रोफेसर प्रदीप कुमार यादव सर को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। मंचासीन हमारे अग्रज डॉक्टर बलवान सिंह जी, डॉक्टर असीम सप्रिय सर, सामने बैठे भटौली डिग्री कॉलेज से पधारे डॉक्टर अनूप जी, डॉक्टर विनोद यादव जी, हमारे शोध छात्र हर्षवर्धन, हमारे मित्र प्रोफेसर श्रीनिवास मणि त्रिपाठी जी, हमारे सखा, हमारे सहपाठी और इस विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह जी, ICWA से पधारे डॉक्टर पुनीत गौर जी, कर्नल रेड्डी जी, डॉक्टर विजय कुमार जी, सामने बैठी समविरोवा से पधारी डॉक्टर विद्यावती, आज की हमारी मुख्य वक्ता रही प्रथम सत्र की मैडम दत्ता जी, डॉक्टर कौडेंद्र जी, डॉक्टर जितेंद्र जी, और भी हमारे सहयोगी हैं डॉक्टर अंशुमान, डॉक्टर सुधांशु शेखर जी, डॉक्टर अभिषेक जी और आज की संचालक डॉक्टर आरती जी। अगर कोई छूट रहा हो तो हमें क्षमा करेगा। आप सभी और हमारे प्रिय शोध छात्र और छात्राएं, जिनके बिना तो हम अधूरे हैं, आप सभी का स्वागत है। और यह सत्र हकीकत में मुझे अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए दिया गया तो उसी तरीके से मैं कहूँगा, अपना थोपूंगा नहीं। अध्यक्षीय उद्बोधन में ये देखना हमको बड़ा अच्छा लगा कि किसी सेमिनार की सफलता का श्रेय उसे जाता है जब किसी थीम के दो उसके पक्ष और विपक्ष दोनों पर चर्चा हो। और ये सत्र आप अगर सही ढंग से आपने एंजॉय किया होगा तो इस सत्र में हमारे दोनों वक्ता ने पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों पर जो है सटीक हो। थोड़ा सा चूंकि आज का विषय हमारा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर ही है, हम ये बात करेंगे कि थोड़ा उसमें संशोधन करेंगे। विचारों के दौरान आया कि नहीं, भारत की नेबरहुड पॉलिसी है, लेकिन हम किसके साथ कौन सी पॉलिसी अप्लाई करेंगे इसके लिए हमारे पर कोई बाध्यता नहीं है। नेबरहुड पॉलिसी के कुछ ग्राउंड बनाए गए हैं कि हमारा जो पड़ोसी देश है उसके साथ हम क्या क्या करेंगे। आज हमारी नेबरहुड पॉलिसी का ही श्रेय है कि जो कल तक मालदीव में कहा जाता था इंडिया गो, आज वो वेलकम कर रहे हैं। आप ये देखें, ये नेबरहुड पॉलिसी का ही देन है। इसके पॉजिटिव पक्ष को अगर देखा जाए, मानते हैं कि कुछ परिस्थितियां होती हैं हमारे बगल में, हम केवल अगर कोई बड़ा रहता है ना, कोई बड़ा देश, तो उसको छोटे वाले को अगर कोई ओछी हरकत करता है उसको इग्नोर करना पड़ता है। पर हमारा पड़ोसी अगर पाकिस्तान हमको परेशानी करता है, लेकिन देखिए उसने कितनी डिप्लोमेसी, हमको वो परेशान कर रहा था लेकिन यूज कहाँ से हो रहा था उसको भी हमें देखना। आखिर में उसको UN सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरमैन बिना अमेरिका की मर्जी से बनाया नहीं गया, तो निश्चित रूप से इसके पीछे किसका हाथ था ये भी देखना बहुत जरूरी है। नेबरहुड पॉलिसी हम ऐसे नहीं डिसाइड करते हैं, हम देखते हैं कि समय परिस्थिति के अनुसार कौन क्या कर रहा है और किसके साथ
हमें कौन सी पॉलिसी अप्लाई करनी है। अगर हम इस सत्र में, चूंकि बहुत अधिक समय हो चुका है और इसमें हम अपनी बात रखेंगे, काफ़ी लंबा खींचेगा, तो हम सिर्फ यही बताना चाहेंगे कि जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, नेबरहुड पॉलिसी को अप्लाई अगर हम करते हैं पड़ोसी राष्ट्र, तो एक हमारे गुरुजन प्रथम सत्र में प्रोफेसर हरिशरण जी ने एक स्टेटमेंट दिया उसको कि जो पड़ोसी देशों की जो चुनौतियां हैं उनको भी हमें ध्यान रखना है नेबरहुड पॉलिसी डिसाइड करते समय, क्योंकि वह चुनौतियां कहीं ना कहीं हमें भी परेशान करें। जैसे अगर बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल है, पाकिस्तान की हालत आप देख रहे हैं, श्रीलंका, नेपाल चीन के मकर जाल में उलझते जा रहे हैं। अभी बात आई थी कि क्या जरूरत है कि हम नेपाल को उलझने दें। हम जागरूक राष्ट्र हैं, हमको पैनी निगाह रखनी है। अगर वह मकर जाल में उलझ गया तो वह तो दुख झूलेगा, कुछ हमको भी झेलना पड़ जाएगा। आज चाइना जिस तेजी से नेपाल में संचार साधनों का विकास कर रहा है, कल को हमारी सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न कर सकता है। इसलिए भारत को जो है वहां पर जो है निगाह रखनी है और अपनी नेबरहुड पॉलिसी के तहत हम जानते हुए भी कि यहाँ पर चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है, हमको वहां मदद करनी है। ये हमारी कुछ बाध्यताएं हैं और उन बाध्यताओं को ध्यान में ही रखकर हमको कार्य करना है। क्योंकि हमने कहा ना कि बहुत अधिक समय हो चुका है, तो अगर अनुमत हो तो फिर आगे जाना, तो फिर हम कंक्लूड करें। अच्छा। तो अब उनको जो चुनौतियां हैं उसमें राजनीतिक उथल पुथल, म्यांमार में आंतरिक कलह, चीन का भी मकड़जाल, जो आर्थिक मकड़जाल है, और अनसुलझा विवाद, यह जो है यह हमारे नेबरहुड पॉलिसी को बहुत अधिक प्रभावित करती है। जैसे नेपाल और भारत के बीच में काली नदी विवाद, तुस्ता, इस तरीके के जो छोटे छोटे विवाद हैं, वह विवाद चाइना उस विवाद को लेकर उसे उकसाता रहता है और हमारे और पड़ोसी देशों के बीच में कलह उत्पन्न करने का प्रयास करता है। अभी बांग्लादेश की बात आ रही थी। बांग्लादेश से भारत ये मानते हैं कि बांग्लादेश की उत्पत्ति भारत के प्रयासों से हुई। यहाँ तक कि अभी बहुत ऐसा अवसर था कि भारत वहाँ आंतरिक हस्तक्षेप कर सकता था। बांग्लादेश बनने के साथ हमारे उनके बीच में एक समझौता हुआ है। उस समझौते के तहत हम कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन भारत अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहता। यह आप में से वक्ताओं ने खुद कहा कि भारत एक सहिष्णु राष्ट्र है और हम बहुत हद तक उसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करना हमारा नैतिक दायित्व ही नहीं है, बल्कि हमारी कहीं कहीं व्यवस्था भी है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी यहाँ चर्चा आपके ऑपरेशन सिंदूर की हुई। मैं भी इंडियन हूँ, मेरे अंदर भी भारतीय खून दौड़ रहा है, लेकिन हमको अगर हम एक रक्षा विशेषज्ञ के रूप में मूल्यांकन करें तो हम पाते हैं कि चाइना जो 2 दिन हमारे साथ टिका, वह भी उसके टिकने की क्षमता नहीं थी अगर चाइना ने उसका हेल्प नहीं किया हो। तो इस कड़वी सच्चाई को भी हमको स्वीकार करना है। इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए हमको अपनी नेबरहुड पॉलिसी को अपना तय करना होगा कि हम किस राष्ट्र के साथ कैसा संबंध जारी रखें। अब जो नेबरहुड पॉलिसी के तहत हम जो उपाय अपनाए जाएंगे, अपनाया जाना चाहिए उपाय कि हम क्या करें कि नेबरहुड पॉलिसी हमारी अच्छी रहे। तो हमारे मित्र और हमारे विभागीय अध्यक्ष का यह निर्देश आया है कि आप इसको कुछ पंक्तियों में व्यक्त करें, तो हम इसी उसको जो है, जो अपने सुझाव हैं कि नेबरहुड पॉलिसी को कैसे अप्लाई करें, उनको हम पंक्तियों के माध्यम से आपके समझ रख रहे हैं। नेबरहुड पॉलिसी को अपनाना होगा, ये मस्त है सर। नेबरहुड पॉलिसी को अपनाना होगा, पड़ोसी राष्ट्र के साथ संघर्ष समाधान तंत्र बनाना होगा।
नेबरहुड पॉलिसी को अपनाना होगा, पड़ोसी राष्ट्र के साथ संघर्ष समाधान तंत्र बनाना होगा, सहयोग संघर्ष समाधान को बढ़ाना होगा, सहयोग संघर्ष समाधान को बढ़ाना होगा, व्यापार कूटनीति को पुनर्जगाना होगा, सांस्कृतिक समन्वय संबंध को बढ़ाना होगा, क्षेत्रीय जलवायु और पर्यावरण सहयोग को बढ़ाना होगा। यदि हम ठान लिए हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है तो नेबरहुड पॉलिसी को और अधिक स्मार्ट पॉलिसी बनाना होगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं इस सत्र के आभार ज्ञापन हेतु भटौली महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर अनूप कुमार श्रीवास्तव सर को आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन जी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन द्वारा आयोजित और ICWA द्वारा अनुदानित इस संगोष्ठी 2 दिवसीय संगोष्ठी के आज प्रथम दिवस में और अंतिम सत्र में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर प्रदीप कुमार यादव सर, मुख्य वक्ता प्रोफेसर बलवान सिंह साहब, मुख्य अतिथि प्रोफेसर असीम सत्यदेव सर। आज जो विषय 5 शोधार्थियों ने अपने पेपर को प्रेजेंट किया है, जिसमें नेहा, पृथ्वी, शिवांगी, विभांशु और DK पाटिल साहब हैं जो महाराष्ट्र से हैं। आप सभी ने जो विषय, नेहा जो दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और चुनौतियां उसकी थी उस पर प्रकाश डाला। पृथ्वी जी ने आज इंडियन सिनेमा एज ए टूल ऑफ सॉफ्ट पावर के विषय पर अपने विचार दिए। शिवांगी जी ने भारत पड़ोसी नीति का भारत का क्षेत्रीय संबंधों पर प्रभाव और भविष्य विषय पर अपने शोध पत्र को पढ़ा। विभांशु जी ने नरेंद्र मोदी कार्यकाल, भारत की पड़ोसी प्रथम नीति एवं दक्षिण एशिया चुनौतियां एवं विकल्प पर अपने शोध पत्र पढ़े। आप सभी ने काफी अच्छे शोध पत्र पढ़े, आप सभी को ढेर सारा आभार। साथ ही आज हम लोगों के बीच आप सभी उपस्थित प्रोफेसर मीना दत्त मैडम, प्रोफेसर पुनीत गौड़ जी, डॉक्टर DK पालित साहब, डॉक्टर अंशुमान जी, डॉक्टर शुभ्रांशु जी, कौड़ेन सिंह जी, डॉक्टर विद्यावती, डॉक्टर विनोद, डॉक्टर विशाल कुमार जी बलिया से आए हुए हैं, कुशल नाथ मिश्रा जी, और आज हम लोग के सम्मुख उपस्थित कर्नल सूर्य प्रकाश कौशिक जी, प्रोफेसर सतीश चंद्र पांडे सर, विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह साहब, प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा सर, श्रीनिवास मणि त्रिपाठी सर, डॉक्टर जितेंद्र जी, विजय जी, डॉक्टर अभिषेक जी, और हम लोग के आयोजन सचिव डॉक्टर आरती जी, आप सभी का मैं ये आज के प्रथम सत्र के कुशलता पूर्वक संपन्न होने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही शोधार्थी के बिना ये कार्य संपन्न नहीं हो सकता है, तो आप सभी ने बढ़ चढ़ के बहुत शानदार तरीके से अपने अपने शोध पत्रों को पढ़ा। इसके लिए आप सभी का आभार है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सूचना है, अभी चाय है बाहर, आप सभी चाय लेकर ही जाएंगे। और कल सुबह 9:45 पर
अपना यह सत्र यहीं पे चलेगा, तृतीय तकनीकी सत्र, और हम सभी राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। राष्ट्र जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे, भारत माता की। अब यह सत्र और आज प्रथम दिवस की यह संगोष्ठी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। हाँ।